नाज़रीन व नाज़रीन, आप सबका अस्सलाम टीवी पर पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं और आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मुहतरम हाज़रीन, आपको मालूम होगा कि आज से तकरीबन 250 साल कबल हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पर बरतानिया से आए हुए अंग्रेज़ काबिज़ व मुतसर्रिफ़ हो गए थे। हम अपने ही ज़मीन और अपने ही मुल्क में उनके ग़ुलाम बन गए थे और हम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ जुल्म सितम क्या करते थे। और ऐसी हालत में हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई ने मिलकर जिद्दोजहद की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, तो हम उनकी ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो गए और आखिरकार हमारा ये प्यारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और उनको जुल्म सितम से आज़ाद हो गया। लेकिन दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, बल्कि इसके पीछे तकरीबन 200 साल की एक खो चुका तारीख़ है और इस तारीख़ के किरदार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एक बड़ी तादाद है। आज की इस इंटरव्यू में हम इन्हीं में से सिर्फ चंद मशहूर व मारूफ मुजाहिदीन आज़ादी से रूबरू होंगे और उन्हीं की ज़ुबानी उनके हालत ज़िंदगी और आज़ादी की दास्तान समाप्त करेंगे। चुनांचे हमारे इस इंटरव्यू की पहली कड़ी शेर मैसूर जनाब टीपू सुल्तान है, जिन्होंने कहा था शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान कद में छोटे थे, उनका रंग काला था, आंखें बड़ी बड़ी थी, वो आम से दिखते थे और बदन में हल्के कपड़े पहनते थे। उनको बेशतर घोड़े की सवारी पर देखा जाता था। उन्हें डोली में सफ़र करना सख्त नापसंद था। हम जनाब टीपू सुल्तान साहब को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दावत स्टेज देते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इधर पर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको यहाँ तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, आप तो शेर मैसूर हैं, क्या आप हमें अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में बताएंगे? जी ज़रूर। मेरा असली नाम सुल्तान सैफ अली खान है, वालिद का नाम सुल्तान हैदर अली और वालिदा का नाम फातिमा फजलुन्निसा है। मेरी पैदाइश मौजूदा कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से 33 किलोमीटर के फासले पर वाक़ देवानहाली मकान में 1 दिसंबर 1791 को हुई। आपने जब होश संभाला तो हिंदुस्तान को कैसा पाया? जब मैं इसी कश्मीर पर पहुंचा तो उस वक्त अंग्रेजों के नापाक कदम तेजी से पूरे हिंदुस्तान की एक के बाद दीगर रियासतें रोज़ आगे बढ़ रहे थे। वो निज़ाम हैदराबाद, मराठा और आगरा की रियासत में अपने नाम में गिरफ्तार कर चुके थे। सिर्फ मेरे वालिद की रियासत में तादाद उनके राह में आयल थी तो 24 की कंपनी के आखिर में बराबर थी। आपने आपके वालिद सुल्तान हैदर अली के ज़माने में कौन सा कारनामा अंजाम दिया? वालिद साहब ने 17 साल की उम्र में मुझे अहम सफारती और फौजी उम्र पर आसाना का इख्तियार दिया और मैंने अपनी कायदा सलाहियतों से वालिद मालिक का दिल जीत लिया। मैंने अपने वालिद की निगरानी में 1782 में अंग्रेजों के खिलाफ दूसरी जंग की। दौरान जंग वालिद साहब इंतकाल कर गए और उनके बाद 1782 को समाज हुकूमत मैंने अपने हाथ में ले लिया। आपको आपके वालिद की तरफ से किस तरह की रियासत मिली और उस वक्त आपकी रियासत किस कदर मुस्तहकम थी? ज़रा इस पर बोलने की ज़हमत करें। मुझे एक तरफ जहाँ मसीह वाली सल्तनत और मुनज़्ज़म रियासत के मालिक होने का शर्फ हासिल हुआ, तो दूसरी तरफ रियासत के खिलाफ साजिशों और अफवाहों को हवा देने वाला ग्रुप भी मिला। उस वक्त मेरी फौज की तादाद 1,80,000 थी। 7,000 घोड़े, 7,000 घोड़े, 6,000 ऊँट, 900 हाथी, 2 लाख से ज़ायद तलवारें, 220 बड़ी तोपें, 6 लाख मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें और इसके अलावा दीगर हथियार। आपके पास हथियारों और फौजियों की एक बड़ी तादाद थी। ऐसी हालत में
मादिर हिंद को ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाने के लिए आपने किस तरह की कोशिशें की? मैंने मुल्क की हर छोटी बड़ी रियासत जैसे जयपुर, जोधपुर और नेपाल वगैरह को एलची और हुदूद रवाना किए। 1785 को मुगल बादशाह शाह आलम की खिदमत में आने से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। निजाम हैदराबाद और मराठा को हम पहले से समझाने की कोशिश की। इसी तरह मैंने तुर्की, अफगानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। इसके अलावा मैंने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए राकेट भी ईजाद किया और मैंने बेड़े को भी अपने फौज में शामिल किया। आपने थोड़ी देर कबल ये बयान किया कि आपको अरसे में कुछ गद्दार भी मिले थे। अच्छा, वो कौन लोग थे जो आपकी सल्तनत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे? हमने हिंदुस्तान को गुलामी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गद्दार वतन और नामुवाफिक हालत की वजह से हमारी तमाम जिद्दोजहद नाकाम रही। अंग्रेजों, मराठों और निजाम हैदराबाद के गठजोड़ के अलावा आस्तीन के साथ सादिक, पंडित पूर्णिया, मीर गुलाम अली नगरा, राजा खान, मीर कासिम अली और मीर मोइनुद्दीन वगैरह की वजह से हम जंग हार गए। टीपू सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको मज़ीद ज़हमत नहीं देंगे। अब आपको आपकी इन कीमती वक्त को हमारे लिए सर्व करने के लिए अस्सलाम टीवी की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको यहीं से अलविदा कहना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुहतरम हाज़िरीन, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात बताई जा रही है कि मैसूर की आखिरी जंग के दौरान घर के दुश्मनों की विसादत से जब टीपू सुल्तान को अपनी शिकस्त का यकीन हुआ तो उन्होंने किले का मुहासरा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहिमत की और किले को बंद करवा दिया। लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बिलाखिर 4 मई 1799 को मैदान जंग में दलेरी और शुजाअत से लोहा लेते हुए टीपू सुल्तान साहब शहीद हो गए और उसके बाद अंग्रेज़ जनरल हारिस टीपू सुल्तान की लाश देखने आया और खुशी से चीख उठा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मुहतरम हाज़िरीन, तारीख़ से ये बात साबित है, टीपू सुल्तान एक आदिल, इंसाफ पसंद, बहादुर और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने वाला हाकिम थे। यहाँ तक कि उन्होंने मैसूर के आसपास मुतादिद मंदिरें तामीर करवाए और हिंदू औरतों को उनका सीना ढांपने का हक़ दिया। लेकिन आज के दौर में टीपू सुल्तान साहब को हिंदू मुखालिफ और ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि ये तारीख़ से ज़्यादा मौजूदा सियासी माहौल से मुतासिर गढ़ी हुई बात है। मुहतरम हाज़िरीन, अब हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती को पेश करेंगे जो हमगीर शख्सियत के मालिक थे। चुनांचे वो आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद आज़ादी, साहिब तर्ज़ादी, माहिर सियासतदा, जादूबाया ख़तीब और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। इनसे हमारी मुराद इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। हम इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिल की गहराई से दावत सुखन देते हैं, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ाद साहब, सबसे पहले हम आपके नाम, आपके वालिद के नाम और मकाम पैदाइश और तारीख़ पैदाइश के बारे में जानना चाहेंगे। बराए करम इन मालूमात से हमारे नाज़रीन को मुत्तला फरमाएँ। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक से यहाँ पर हाजिर हो सका हूँ। बादहू आपका भी ममनू मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। देखिए, मेरी पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकर्रमा में हुई, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में वालिद को हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ी थी। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन और वालिदा का नाम आलिया बिनत मोहम्मद है।
वालिद साहब ने मेरा नाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद रखा, लेकिन प्यार से वो मुझे फिरोज बख्श कहकर पढ़ते थे। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद के पास ही हासिल की। फिर जब मेरी उम्र 7 साल की हुई तो हम लोग मक्का से कलकत्ता वापस आ गए। मैंने किसी स्कूल, मदरसा या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी तमाम तालीम घर पर हासिल की। कलकत्ता वापस आने के बाद आपने सबसे पहले कौन कौन से खिदमत अंजाम दिए, खुसूसन मैदान सहाफ़त में कौन सा कारहाय नुमाया अंजाम दिया? जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा से हिंदुस्तान आया, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल में आ चुका था और वो दिन ब दिन जो मसलन की नई तारीख रख रहे थे। ऐसी हालत में मैंने कलकत्ता को अपने सरहद में मरकज़ बनाया और यहीं से अपनी सहाफ़ती और सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मेरा मकसद जहाँ अंग्रेज़ों की मुखालिफत करना था, वही कौमी व अहमदी हुकूमत के इत्तेहाद पर जोर देना था। इसलिए मैंने 1912 में कलकत्ता से आज़ाद के नाम से एक खत्ता पर निकाला, जिसमें अंग्रेज़ों की पॉलिसी के खिलाफ मज़ामीन शामिल होते थे। इसलिए अंग्रेज हुकूमत ने 1912 में इस पर 1916 में इस पर पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद दूसरा अखबार जारी किया। उसके अलावा मेरे पैगाम और जैसे अखबार और सारे में शायद किए। आज़ाद साहब, आप सियासी तौर पर किस कदम मुतहरिक रहे और उसमें किन मुजाहिदीन आज़ादी से आपकी मुलाकात हुई और किन किन तहरीकात से आपकी वाबस्तगी रही? हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीमी मैदान में बहुत सी इस्लाहात किए और सन 1958 को वो अपने घर के गुस्ल खाने में गिर गए, जिससे उनकी कमर टूट गई और वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, लेकिन बहुत मुशक्क़तों के बाद भी वो उस चोट से संभल ना सके और 22 फरवरी 1958 को रात 2 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गए। मौलाना आज़ाद अपने अहद के निहायत जीनिया शख्स थे, जिसका एतराफ़ पूरे आलमी दुनिया को है। इसी ज़िहानत व लियाक़त और मजमूई खिदमत के एतराफ़ में हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब हम हमारे आज के इस इंटरव्यू की आखिरी कड़ी बाबा कौम मोहनदास गांधी जी है। हम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बाबा कौम मोहनदास गांधी जी से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के सामने तशरीफ़ लाएं। आदाब सर, लोग आपको बापू और राष्ट्रपिता के लक़ब से जानते हैं, तो सर आपका असली नाम और आपका बचपन कैसे गुजरा, ये हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं। मैं गुजरात के शाही शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को एक मालदा घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब करमचंद गांधी ने मेरा नाम मोहनदास गांधी रखा और रियासत पोरबंदर के दीवान वज़ीर आज़म थे और वालिदा पत्नीबा एक मज़हबी खातून थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती और उपवास रखती थी। उन्हीं से मुझे मज़हबी रवादारी, सादा ज़िंदगी और आत्म तशद्दुद की तालीम दी। सर, आपने कहाँ तालीम हासिल की? क्या इस दरमियान कोई काबिल ज़िक्र वाक़या भी पेश आया? ज़रा इस पर बोलने की ज़हमत करें। मैंने सबसे पहले पोरबंदर में वाक़ मिडिल स्कूल में पढ़ाई शुरू की। फिर वालिद साहब ने मेरा दाखिला राजकोट के हाई स्कूल में करा दिया। उसके बाद मुंबई के भावनगर के एक कॉलेज में पढ़ाई की। इसी दरमियान 1888 को जब मैं 13 साल का था तो मेरी शादी 14 साल की कस्तूरबा नाम की लड़की से कर दी गई। शादी के दूसरे साल हमारा एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वफात पा गया। उस ज़माने में अपनी रिवायत के बरकरार मैंने शराबों से बड़ी जैसी ममनुआ चीज़ें की। उसके बाद 1888 को कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चला गया, जहाँ मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिल लिया। वहाँ से कानून की तालीम हासिल करने के बाद 1812 में हिंदुस्तान वापस आ गया। बाबूजी, आप लंदन से हिंदुस्तान आने के बाद आपकी क्या मशगूलियत रही और उस वक्त हिंदुस्तान की मजमूई हालत कैसी थी? कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया और वकालत शुरू कर दी।
लेकिन जिंदगी का पहला केस हार गया, इससे मुझे बड़ी सी गलत खानी पड़ी। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान पर केस काबिज हो चुके थे। इसी दरमियान मुझे जनूबी अफ्रीका में काम करने की पेशकश हुई और मैंने उस पेशकश को बहुत कबूल किया और 24 साल की उम्र में 1893 में जनूबी अफ्रीका चला गया। सर, आप कितने साल तक जनूबी अफ्रीका में मुकीम रहे और आपने वहाँ कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों को आपने कैसा पाया? मैं जनूबी अफ्रीका में 21 साल तक मुकीम रहकर 1915 में हिंदुस्तान वापस आया। उस वक्त हिंदुस्तान की तरह जनूबी अफ्रीका में अंग्रेजों के ज़ेर तसल्लुत था। उस तभी मुद्दत के दौरान तहरीक में शामिल होने का मौका मिला। एक मंडल और ट्रेन के मर्चेंडाइज कंपार्टमेंट में सफर कर रहा था तो टिकट मौजूद होने के बावजूद एक अंग्रेज ने सामान समेत मुझे डब्बे से बाहर फेंक दिया। वहाँ मुख्य हिंदुस्तानियों के साथ इंडिया के शुरू के वक्त मैंने इंडियन कांग्रेस कायम की। इसी जिद्दोजहद के दौरान मैंने ब्रह्मचार्य यानी 5 साल पहने और जींस अमल से दूर रहने का अहद किया और सफेद धोती पहनना शुरू की। वहाँ काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों को इकट्ठा करके 1913 में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया, जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से मुझे कैद कर दिया गया और 9 माह की कैद सजा सुनाई। ताहम यहाँ तक और फैल गई और हुकूमत हिंदुस्तानी पर आए थे वापस लेना पड़ा और मुझे जेल से क्या करने पर मजबूर हुई। इसका मतलब आप जनूबी अफ्रीका में ही आलमी पैमाने पर मशहूर हो गए थे और हिंदुस्तानियों के दिल में बस गए थे। तो सर, वहाँ से हिंदुस्तान वापस आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? हिंदुस्तान वापस आने के बाद मैंने अपनी बीवी कस्तूरबा के साथ रेल के 3रे दर्जे पर पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। मुझे इस दौरे में हिंदुस्तानियों की गुर्बत और मजबूरी के दिल पर बड़ा सदमा लायक हुआ और मैंने हुकूमत के जाबियाना कानून रोड एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान अमृतसर में जनरल डायर में 20,000 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसमें 400 से ज़्यादा अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। इस कत्लेआम के बाद मुझे यकीन हो गया कि हिंदुस्तान की आज़ादी पर मुझे मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेना पड़ेगा। बाबूजी, आप किस तरह से तहरीक आज़ादी हिंद में सफ़े अव्वल के रहनुमा बन गए और आपने हुकूमत के खिलाफ कौन से इक़दाम उठाए, और इस दरमियान इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे? मेरी मकबूलियत के बिना पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में सदारत की जिम्मेदारी मिली और मैंने इस पार्टी को और एक मकबूल पार्टी बना दिया। सबसे पहले मैंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अपने ताउन की तहरीक का आगाज़ किया। इसके जवाब में हुकूमत ने मुझे गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और 2 साल तक जेल में रखा। जेल से रिहाई मिलने के बाद नमक कानून के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ किया और इसके लिए गांधी यात्रा निकाली, जिसके जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1931 में हिंदुस्तान के एहतजाज के दबाव में बरतानवी हुकूमत ने लंदन में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तानियों में से सिर्फ मुझे ही शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कामयाब ना हो सकी। इसके बाद हुकूमत बरतानिया के खिलाफ एक नई गैर मुतशद्दिद हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की, जिसकी पादाश में मुझे जेल जाना पड़ा, जहाँ से मुझे 1944 में रिहाई मिली। गांधी जी, आप जैसे मुजाहिदीन आज़ादी की इन तमाम तर कुर्बानियों की बदौलत जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आपने कैसा महसूस किया कि आप तक़सीम हिंद पर राज़ी थे? देखिए, हिंदुस्तानियों की जिद्दोजहद के आगे बरतानवी हुकूमत झुकने पर मजबूर हुई और उसने आज़ादी के लिए बातें शुरू की। लेकिन अफसोस के माउंटबेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान को तकसीम करके जो आज़ादी मुल्क इंडिया और पाकिस्तान बना दिया। इस तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर कत्ल और गारत करी हुई। अमान कायम करने के लिए दिल्ली गया, दिल्ली से कलकत्ता गया, फिर दिल्ली में मुस्लिम मुसलमानों की हिफाजत के लिए दोबारा दिल्ली वापस आया और उनके हुकूक के लिए भूख हड़ताल की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इन कीमती मालूमात से हमें बाखबर किया। अब हम आपको यहाँ से अपनी जगह पर मुंतकिल होने की रुख्सत लेने की इजाज़त देते हैं। आदाब। मुहतरम हाज़िरीन, हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम रोल अदा करने वाले मोहनदास गांधी जी को 22 जनवरी 1948 को जब वो दिल्ली के बरला हाउस में एक दाइया तकरीब के लिए जा रहे थे तो उन पर एक हिंदू बुनियाद पर नाथुराम गोडसे ने हमला कर दिया और उसने गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां चलाई। इस कत्ल से आम हिंदुस्तानियों के साथ साथ
पूरी दुनिया के लोगों ने शोक मनाया और उनके आत्म तशद्दुद का सबक आज भी पूरी दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है। दिल्ली में बहने वाले दरिया जमुना के किनारे गांधी जी की आखिरी रस्मात अदा की गई। मुहतरम हाज़िरीन, ये था हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का एक मुख्तसर इंटरव्यू। अब हम यहीं से रुखसत होते हैं। अल्लाह आपको सही सालिम रखे।